नमस्कार दोस्तों। तो आज एक नया वीडियो है जिसमें आरजू काज़मी और ताहिर गोरा जी के बीच की गुफ्तगू दिखाई गई है। आरजू काज़मी जी जब इंडियन टीवी चैनल्स पे आती हैं तो अपने देश पाकिस्तान को काफ़ी अच्छी तरीके से डिफेंड करती हैं, वो ये जानते हुए भी कि उनका देश गलत कर रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरह से डिफेंड करती हैं। लेकिन यही आरजू काज़मी जब मेजर गौरव वारिया और किसी पाकिस्तानी नेशनलिस्ट के साथ गुफ्तगू करती हैं किसी यूट्यूब चैनल पे या कहीं अलग, तो आप देखिए कि वो किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी और पॉलिटिकल्स, वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको किस तरीके से वो क्रिटिसाइज़ करती है। मतलब सारी की सारी उनकी पोल पट्टी खोल के रख देती हैं। तो वही हम देखेंगे, ताहिर गोरा जी और आरजू काज़मी के बीच की गुफ्तगू। चलिए देखते हैं, फिर कमेंट करेंगे। भारत का ये कहना कि फैटफ की तलवार पाकिस्तान पे लटकी रहे, वो तो खुलेआम है। ये कोई नई बात तो है नहीं। अब पाकिस्तान के मिनिस्टर्स और एस्टेब्लिशमेंट जो स्कोरिंग कर रहे हैं कि नहीं, ये भारत का चेहरा सामने आ, कभी भारत तो कहेगा, भारत तो रोज़ कहता है, पूरी दुनिया से कहेगा। आप इस सिचुएशन को कैसे लेती हैं? इस्लामाबाद में क्या डेवलपमेंट है? भारत तो सर चाहेगा कि बिल्कुल पाकिस्तान यही अलग थलग बात हो हो जाए। रही है और जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं और गवर्नमेंट है वो यही कह रहे हैं कि देखें जी, एफएटीएफ में तो हमें भारत ने फंसा रखा है, ग्रे लिस्ट में तो हम भारत की वजह से हैं। अपनी और करतूतों की वजह से है। मीडिया भी यही शोर मचा रहा है कि भारत का चेहरा जो है वो सामने आ गया है और ये सबको मालूम हो गया है कि सब चीज के पीछे भारत है। लेकिन सर सोचने वाली या करने वाली बात ये है कि भारत के करने से कुछ नहीं होता जब तक कि अपने इनके करतूत जो है वो ठीक नहीं होते। अगर इन्होंने कोई इस तरह के काम ना किए होते, इन्होंने इस तरह से लोगों को जो टेररिज्म करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और जो जो भी एलिगेशंस इनके ऊपर हैं, पाकिस्तान के ऊपर यानी जो एलिगेशंस हैं, अगर वो सब ना होती और उनके सबूत ना होते तो एफएटीएफ वाले हरगिज ग्रे लिस्ट में ना रखते। इससे किसी के बुरा सोचने से हो नहीं जाता, या जब तक कि खुद अपने आप में कोई गलती ना हो। लेकिन हमारे यहाँ तो एक रिवाज है, आप जानते हैं, अपनी गलती हमने माननी नहीं है और इसी वजह से हम कुछ ठीक भी नहीं कर पाते। और जो लोग बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि इस चीज के ऊपर काम होना चाहिए, इस चीज को ठीक होना चाहिए, इसके ऊपर सख्ती से इनको काम करने की जरूरत है, उन लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी सुनना नहीं चाहते और हर बार ये इस तरह से कह के निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, मान लिया भारत ने किया होगा, बिल्कुल उन्होंने कहा होगा कि जब तक ये सारी पॉइंट्स कंप्लीट नहीं करते, इनको ग्रे लिस्ट में ही रखा है। लेकिन वो ग्रे लिस्ट में डालने के लिए वो पॉइंट्स जो हमें दिए गए हैं उनको रोक नहीं सकता भारत। अगर हम उस पे काम करना चाहें, हम उसको कंप्लीट करना चाहें तो टेरर फंडिंग तो रोकनी पड़ेगी ना भाई। वो सिर्फ यही कह सकते हैं कि ठीक है जी, जब तक सब कंप्लीट नहीं हो जाते इनको ना हटाएं। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने एक नया वो जो है शोर मचाना शुरू कर दिया और इनका कहने का मतलब या लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे हाथ साफ है और सिर्फ भारत ही हमें जो है वो ग्रे लिस्ट में रखे हुए है। लेकिन वो जो मेन रीजन है जिसकी वजह से हम ग्रे लिस्ट में हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं, किसी के पास टाइम ही नहीं है और ना ही ये उसको कोई खास इम्पोर्टेंस दे पा रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा कि जो असल मुद्दा है, जो असल मसला है, उन पॉइंट्स को फुलफिल करना है, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, उस पे ये आते नहीं और भारत का शोर मचाना शुरू कर दिया। हालांकि भारत ने तो कभी इनकार नहीं किया और ये बात भी तय है कि फैटफ में पाकिस्तान भारत के कश्मीर में जो कोई टेररिज्म हो रहा था और अभी भी अगर थोड़ा बहुत रहता है तो उसी बुनियादों पर तो ये फैटफ में है। इसमें कौन सी नई अचंभे की बात है? मगर इसको मीडिया में अब इस तरह उछाला जाना, इसका मतलब ये है कि ये अवाम को वो भारत दुश्मनी दिखा के ये साबित करना चाहते हैं कि भाई हम बिल्कुल 70 साल से उन्होंने किया गया है। बहुत अच्छा आपने इसमें एनालिसिस किया आपने आरजू। लेकिन आरजू ये बताइए कि अवाम इसको कैसे लेते हैं? मीडिया तो वही गुन गाएगा जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी। सही बात है सर, बिल्कुल। जो पब्लिक है, जो सर मीडिया है या जो पॉलिटिशियंस है, वो हमारे में से ही तो निकल कर आते हैं, अलग किसी और कंट्री से तो आते नहीं। उनकी सोच वही है जो 74 ईयर से हम लोग चूरन बेच रहे हैं भारत दुश्मनी का, वो अभी भी उसी पे यकीन रखते हैं।
मैं सबको नहीं कहूंगी लेकिन मेजॉरिटी यही समझती है और उनका यही ख्याल है कि बिल्कुल भारत की वजह से ही हम FATF में हैं, वरना तो कब के निकल गए होते। सही बात है, लेकिन निकल गए ये होते हैं। बात कोई नहीं कर रहा, ना कोई, मैंने अभी तक किसी के मुंह से नहीं सुनी। हो सकता है कि कोई एक आध किसी ने बात की हो, मीडिया पे तो नहीं, लेकिन अलग दबा से दी गई होगी उसके कि बाद। जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके ऊपर कितना काम हुआ है, उसके ऊपर क्या हुआ है। यहाँ पर हमारी फॉरेन पॉलिसी भी आपको शदीद तौर पे नाकाम नजर आएगी कि एक सिर्फ भारत ही नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर दूसरी भी कई कंट्रीज हैं जिन्होंने इस तरह की एलिगेशंस लगाई हैं, टेररिज्म की लगाई है, मनी फ्रांस है। लॉन्ड्रिंग की लगाई है, और दूसरे जितने पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री के दिए हुए नहीं है, वो पूरा डाटा उन्होंने जमा किया है और उसके बाद ही एक प्रॉपर तरीके से किसी भी कंट्री का उसमें नाम आता है। अभी जो हमारे DGISPR हैं उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में ना तो कोई टेररिस्ट है और ना ही यहाँ से कोई कॉमेडी, टेररिज्म हो रही है। जो कुछ DGISPR हो रहा कॉमेडी है अच्छी वो करता है। सबका सब अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान का नाम FATF में FATF नहीं में है, है। पाकिस्तान का है। ये चीज जो है ये किसी को समझ में नहीं आ रही। वो तो अपना स्टेटमेंट देके निकल गए कि जी सब कुछ अफगानिस्तान कर रहा है तो और पाकिस्तान में ना तो कोई टेररिस्ट मौजूद है और ना ही कोई चीज ऐसी हो रही है जिसकी वजह से हमें ये कहा जाए कि हम प्रोमोट कर रहे हैं टेररिज्म को। तो किसी ने कहा कि फिर इसका मतलब है कि अगर अफगानिस्तान कर रहा है तो फिर वो लिस्ट में क्यों होना नहीं है, चाहिए तो भाई, उसका जवाब किसी की तरफ बगले से आया झाड़ने नहीं। लगे। बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान में टेररिज्म करता है तो FATF में उनका नाम होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड आपने लास्ट फ्राइडे को ऑब्जर्व किया कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी हाँ। ने इमरान खान के सामने और बहुत बड़े समिट में खुल के कहा कि आपके यहाँ से 10,000 जिहादी, वो उन्होंने तालिबान भी नहीं कहा, उन्होंने कहा आपके यहाँ से 10,000 जिहादी आ रहे हैं। और उससे अगले रोज वाकया होता है कि आपके शहर इस्लामाबाद से ही अफगान एम्बेसडर सफीर की बेटी को अगवा करने अगवा की कर लिया कोशिश था। की जाती है और वो उसी तरह का अगवा है जिस तरह कुछ जर्नलिस्टों घंटों बाद को छोड़ भी मार दिया दिया जाता है। था। और उसके बाद शेख रशीद एक दिन बाद पूरी दुनिया को बताते हैं कि वो तो शेख बच्ची चिल्ली सैर रशीद। सपाटे के लिए गई थी और वो बात को आए बाएं शाएं करते हैं। और जो आप जैसे जर्नलिस्ट उनसे सवाल करते हैं कि जब जर्नलिस्टों के साथ इस तरह के बुरे वाकयात हुए तो तब फुटेज क्यों हाँ, तो सामने जर्नलिस्ट नहीं को आई? उड़ा कि लेते अब हैं शेख रशीद का ये कहना कि वो, हमारे पास तो फुटेज मतलब लाइव डिबेट से उड़ा लेते हैं काट पाकिस्तान कर में। गई। तो ये क्या सिचुएशन है वहां पे? बिल्कुल सर, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी जो सेफ्टी कैमरास होते हैं उसके जरिए हमें पता चला कि वो कहाँ कहाँ गई थी और कहाँ से उन्होंने ट्रैवलिंग अपनी शुरू की थी, तो उस वजह से वो उनको मिल भी गई। और उनका ख्याल है कि ये खुद ही कोई एम्बेसी की तरफ से ही कोई ड्रामा है जो क्रिएट किया गया है। लेकिन बात वही है टॉर्चर भी किया गया, कि हॉस्पिटलाइज हुई ये थी वो। उनके कैमरास उस वक्त कहाँ थे जब मतीउल्लाह जान को उठाया गया था? ये कहाँ थे जब वो अफसार आलम के ऊपर गोली चली, या असद तूर को जब जिस तरह से मारा पीटा गया, और कई इस तरह के वाकयात जर्नलिस्ट के साथ हुए हैं। तो उस वक्त इनके कैमरास इस्लामाबाद का ही मैं बता रही हूँ, ये सब नाम इस्लामाबाद के हैं। उस वक्त इनके कैमरास काम नहीं कर रहे थे, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं आया, इनको कुछ पता नहीं लगा। आज तक ये एक सिंगल आदमी को अरेस्ट नहीं कर पाए हैं जिसको ये कहे कि जी इन्होंने ये सब कुछ किया था। लेकिन अब जब ये बात हुई है कि अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी की, तो अचानक से इनके कैमरास भी एक्टिव हो गए और वो इतनी जल्दी मिल भी गई, इतनी कुछ ही घंटों में। कुछ घंटे में नॉर्मली मिलते नहीं ये लोग, लेकिन इनको मीडिया में काफी उछल गया था ना, अब ये कह रहे हैं कि जी वो तो खुद ही गई थी और ये था वो था। लेकिन अब हुआ ये है कि यहाँ से एम्बेसडर जो है उनकी फैमिली को और उनको वापस बुला लिया गया है, बल्कि उनका कुछ स्टाफ भी सुना है कि वापस चला गया है और वहां से पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे अफगानिस्तान में उनको वापस बुला लिया गया है। ये जो कहानियां सुनाते हैं सर, इस पे इनके अपने लोग, इनके अपने मिनिस्ट्री के लोग हैं या जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो तो यकीन कर लेंगे, या ना भी करें तो हाँ में हाँ मिला देंगे। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि सब लोगों को तो नहीं बेवकूफ बनाया जा सकता, तो इसलिए बहुत लोगों को बात समझ में आ रही है कि क्या चल रहा है। फॉरेन पॉलिसी इनकी बुरी तरह से नाकाम है। अमेरिका पाकिस्तान से नाराज है, चाइना पाकिस्तान से नाराज है। आपको मालूम होगा कि अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ चाइना में, उसके बाद इंडिया से इनके वैसे टर्म्स खराब है। रह गया था एक अफगानिस्तान, जिसको ये कहते थे जी हमारा इस्लामिक कंट्री की वजह से अपना भाई बताते थे, अब वो भी खड़ा हो गया इनके खिलाफ। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी कहीं स्टैंड होती हुई नजर नहीं आ रही और दावे ये कर रहे हैं कि जी बहुत जबरदस्त सब कुछ चल रहा है और
सब खैरियत है और घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा घबरा लेना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। तो पाकिस्तान में स्पेशली क्या है कि जो मीडिया हाउसेस हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं और इनका DGISP या आप कह लीजिए जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तानियों की जो जनता है, पाकिस्तान की जो जनता है, उसको यही चूरन बेचती रहती है कि FATF में पाकिस्तान भारत की वजह से। नहीं जी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उनको एक लिस्ट दी गई है पाकिस्तान को, उनके ऊपर काम करना है। और वो एक जो पॉइंट जिस पे वो ये काम कर नहीं पा रहे हैं वो है टेरर फंडिंग। ठीक है, दिखावे के लिए इन्होंने बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया है और बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है उनको जेल में बंद कर दिया और उनको वो अच्छी खासी ट्रीटमेंट दी जा रही है। लखवी का केस हमें मालूम ही है कैसे वो जेल में था और बच्चे उसके पैदा हो रहे थे घर में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मीडिया में आई जाती है और वेस्टर्न मीडिया को पता लग जाती है, तो फिर ये पाकिस्तान के ऊपर आ जाती है। तो FATF में इंडिया की वजह से, पाकिस्तानी अपनी करतूतों की वजह से है, क्योंकि वो टेरर फंडिंग को एक तरीके से फाइनेंस कर रहा है, उसको बंद नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए यही एक ऐसा वैलिड पॉइंट है जिसकी वजह से ये हर बार ग्रे लिस्ट में रहता है। और ग्रे लिस्ट में भी सिर्फ इसलिए रहता है क्योंकि इसको 3 कंट्रियों का सपोर्ट चाहिए। अगर इसको 3 कंट्रियों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये ग्रे से सीधे ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। वो 3 कंट्री इसमें हैं आपके इंडोनेशिया, टर्की और चाइना। ये ही 3 कंट्री से बचा रहे हैं। इसमें से अगर एक ने भी सपोर्ट खींच लिया तो ये ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। और जो मैं तो चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट मलेशिया के जो थोड़े स्क्रू टाइट करे जिससे कि वो सपोर्ट विड्रॉ करें और ये आए ब्लैक लिस्ट में। तो ये इसी वजह से ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में आने से बच रहा है। अब बात करते हैं कि अभी रिसेंटली में क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर हैं नजीबुल्लाह अली खिल, उनकी बेटी को इस्लामाबाद से, मतलब कि कैपिटल देखिए, कैपिटल सिटी से उठा लिया गया जिनका नाम था सिलसिला अली खिल, और उनको किडनैप किया गया और कुछ देर के बाद उनको टॉर्चर भी किया गया। उसके बाद कुछ घंटों के बाद उनको रिहा भी कर दिया कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, उसके बाद वो घर चली गई। तो ये हाल है पाकिस्तान। इसके अलावा फिर कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी आरजू काज़मी ने कि वहाँ के जर्नलिस्ट को क्या हाल है। ये वाकई में हाल बुरा है। वहाँ पे जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं वो बंद करवा दिए जाते हैं, लाइव शोज। इसी में कड़ी में मैतुल्ला जैन का जो उन्होंने नाम लिया था, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस्लामाबाद से ही, ये भी इस्लामाबाद का किस्सा, 21 जुलाई को उठा लिया गया था। और इससे 2 साल पहले मैतुल्ला को अपना शो बंद करना पड़ा था जिसमें वो पॉलिटिकल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। और एक और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है अफसार आलम, को गोली मारी गई थी जिसमें वो घायल हो गए थे। अप्रैल का ही किस्सा है, भी अप्रैल का रिसेंटली में किसका, जिसका कि ये नाम ले रही थी आरजू काज़मी, जिसका असद अली तूर नाम है। इनको तो इसके अपार्टमेंट में जाके 2-3 लोगों ने बुरी तरीके से मारा है और वो ये पूछ रहे थे उनसे मारते हुए कि भैया तुम्हें फंड कहाँ से मिल रहा है। तो ये हाल है वहाँ पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को। या तो आप आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की जूते के तलवे चाटिए, नहीं तो फिर आपको उठा लिया जाएगा या गुम कर दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। क्योंकि 1992 से पाकिस्तान में 63 या 67 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका मर्डर हो चुका है। चलिए फिर देखिए वीडियो कैसे लगी आप, फिर उसके बाद कई नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, अब तक के लिए जय हिंद।